गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर और हमारा साथ है भाई 12 बजे तक हर रोज़ की तरह। नाज़रीन, आजकल तो दिल से हर किसी के लिए यही दुआ निकलती है कि खुदा किसी को बीमार ना करे, और अपने लिए भी यही हम सोचते हैं कि भाई कोई बीमारी ना लग जाए खुदा ना खास्ता, क्योंकि इतने बुरे बुरे केसेस हमारे सामने आजकल आ रहे हैं। किसी को कोई रिएक्शन हो गया है, कोई सर्जरीज जो हैं वो गलत हो गई हैं तो किसी की जान ख़तरे में है या किसी की जान चली गई है। इस तरह के केसेस आज से 15-20 साल पहले हमें इतने नहीं नज़र आते थे, शायद वो रिपोर्ट नहीं होते थे या शायद उनकी तादाद अब ज़्यादा हो गई है, बिकॉज़ हर चीज़ में हमारे मुल्क के हर निज़ाम में अलमिया ये है, अफसोस ये है कि करप्शन है, ऑनेस्टी कम हो चुकी है। खैर, उसके अलावा एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि लग के किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। अगर कोई इलाज किसी ने तजवीज़ किया है या किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो जी लग के कोई चीज़ अब करने का सब्र नहीं रहा लोगों में। मुख्तलिफ लोगों के मशवरे सुन रहे होते हैं, कभी इस लाइन पे लग गए कभी वहाँ लग गए, जिससे ऑब्वियसली नुकसानात भी हो रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन बहुत हो रही होती है। तो हम इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे कि किस किस्म का इलाज कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा मुफीद है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाज अवेलेबल होते हैं उनके बारे में बताएंगे, एक कंपैरिजन देंगे, और उससे पहले एक पैकेज देखते हैं। बीमार तो सभी होते हैं और जाहिर है मामूलात ज़िंदगी पर वापस आने के लिए इलाज कराना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ बात आती है पसंद नापसंद की, या फिर यूं कहिए तरीक़ा इलाज पर लोगों का एतमाद एक नाजुक मरहला है। यहाँ खांसी आई और वहाँ दौड़ लगती है मरीज की। कोई जाता है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो कोई जाता है एलोपैथिक डॉक्टर के पास। हिकमत एक कदीम तर्ज इलाज ही सही, लेकिन आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद अपने मर्ज की दवा पाने हकीम साहब के पास मतब पहुंच जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बीमारियों का रूहानी इलाज भी ढूंढते हैं। मेडिकली जो प्रिस्क्राइब होते हैं उसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च टीम होती है जो रिसर्च करती है, उसको एनालाइज करती है, उसके बाद जो है ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है किसी को। तो होना तो यही चाहिए कि जो मेडिकली हमारे डॉक्टर्स जो मौजूद है उनसे लोग ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिकमत और रूहानी लिहाज मेरे नज़दीक बहुत अच्छा है, अच्छा इलाज है। नहीं, खैर रूहानी पे तो मुझे बिलीव नहीं है बिल्कुल भी ना। हाँ, होम्योपैथिक पे ये है कि सारे बच्चों के हमारे काफ़ी करीब मोशन हो गया, कुछ हो गए तो होम्योपैथिक इलाज करवाती है। इवन कि फीवर है तब भी होम्योपैथिक से हमें बच्चों को फ़ायदा होता है। बीमारियाँ आपकी ऐसी होती हैं जिसमें रूहानियत होता है, तो मैं समझती हूँ कि रूहानियत बहुत स्ट्रॉन्ग होती, बहुत अगर आप मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इफ़ेक्ट करता है। होम्योपैथिक आई थिंक बेस्ट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसलिए होम्योपैथिक इलाज ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि मैंने कराया उससे कोई नुकसान नहीं होता, और ये एलोपैथिक कराओ नुकसान, एक को फ़ायदा तो दूसरा नुकसान हो जाता है। जहाँ तक सवाल है शिफा का, तो मरीज को जहाँ से भी आराम आ जाए ये उन्हीं को मसीहा मान बैठते हैं, और आइंदा बीमार होने की सूरत में वक्त ज़ाया किए बगैर उसी दर का रुख करते हैं। जी नाजरीन, अभी हम जाके देखेंगे आज की 3 ऑडिशंस। लाइट्स कैमरा एक्शन की जो हमारी कैंपेन है उसकी रोज़ की 3 ऑडिशंस आपको दिखाते हैं, और ऑब्वियसली ज़ाहिर है फ्राइडे को हम उनमें से 3 फाइनलिस्ट चूज़ करते हैं। तो पहले वो देखेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्या हुआ? इसको किसने मारा? किसने मारा इसको? मेरे बच्चे को इस दिन के लिए पाला था, ये मेरे अल्लाह, ये किसने जुल्म कर दिया? मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, तुझे क्या हो गया मेरे चाय? आए मेरा बच्चा, अल्लाह मियाँ ये क्या किया तूने? ओए क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ, उल्टी सीधी हरकतें करते हो? उठो, भागो यहाँ से, आगे निकलो, चलो आगे निकाल गाड़ी अपनी, चल निकल यहाँ से। बीच में खड़े हो गए तुम लोगों ने, रोड ब्लॉक किया हुआ यहाँ पे। ओए पीछे पकड़ इसको, भगा यहाँ से, निकाल यहाँ से, चले ठेले वाले निकल आगे। बस जाना है वहाँ पे। अबे तू करेगा क्या वहाँ जाके? बस कह दिया ना तुझे, जाएंगे वहाँ पे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा वहाँ पे, लेकिन चलेंगे। नहीं जाओगे? अरे बोला ना तुझे, जाएंगे वहाँ पे। तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा, तुझे बोला ना, तू चल मेरे साथ, चलते हैं। हट जा। नहीं, गाड़ी मैं चलाऊँगा। अबे देख, तूने बीवी है, तू नहीं चला सकता। तुझे बोला ना गाड़ी मैं चलाऊँगा, चलाने दे मुझे। अबे तू मार देगा यार। नहीं, चलाने दे, चला लूँगा।
नहीं मारो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल, मार डालूंगी तुम्हें, नहीं करो, नहीं मारूंगी मैं सबको, मार डालूंगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मलिका, आप देख रहे हैं CNBC का शो। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, हम मौजूद हैं किसी मार्केट में जिसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है आवाम के लिहाज से। कराची में हम लोग हैं और इतनी महंगाई तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चले हम थोड़े से उससे दुकानदार से जाके पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कितनी महंगाई गवर्नमेंट ने की है। और हम जो हैं अलग अलग दुकानदार के पास जाएंगे और जाके देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम किस में है। जी नाज़रीन, ये थी आज की 3 ऑडिशंस और शुक्र है हमने कोई लड़कियों की शक्लें भी देखी, बिकॉज पिछले 2-3 जो ऑडिशंस हमने देखी थी उनमें ज़्यादातर बॉयज़ नज़र आ रहे थे। तो इस हफ्ते देखते हैं कि कौन फाइनल राउंड में पहुँचेगा। आपको SMS का आज का सवाल भी बताते चलें। आज का सवाल कनेक्टेड है ऑब्वियसली टॉपिक से, और सवाल ये है कि इस कहावत को आप क्या मुकम्मल कर सकते हैं? 1 अनार कितने बीमार, 2, 9 या 100? ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास और अपना जवाब आपने YWHM टाइप करके अपना जवाब, नाम और शहर का नाम 8888 पे SMS करना है। जितने ज़्यादा सही SMS होंगे आपको सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो अपने फ़ोन्स उठा लें, SMS करना शुरू करें और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है जी 021322708661। और अब चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ, क्योंकि 4 डिफरेंट किस्म के हम आज मोड ऑफ इलाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे गेस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली आए हैं। मेरे पास मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम अली, डॉक्टर एंड प्रोफेसर ग़ुलाम अली, जो एक जनरल फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ बैठे हैं जी मेरे और आपके फेवरेट आगा साहब, हकीम आगा साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आगा साहब, अभी पिछले हफ्ते ही हमारी मुलाकात हुई थी हो चुकी है और बड़ा मज़ा आया था उस दिन, बड़ी फीडबैक उस शो की मिली थी और यू नो आपका नंबर भी बड़े लोगों ने लिया था। आई होप आपको ज़्यादा लोग तंग नहीं कर रहे होंगे आफ्टर दैट शो। बट आज भाई हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाज़रीन को बता रहे हैं कि कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज जो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली जो लोग चीज़ चूज़ करते हैं वो एलोपैथिक इलाज ही है, बिकॉज़ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या इमीडिएट इलाज जिसको कहते हैं, दैट इज़ मेडिकल एलोपैथिक। एम आई राइट? मैं ठीक कह रही हूँ, है ना? किसी हद तक। अच्छा, किसी हद तक। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जिससे आपने पब्लिक ओपिनियंस भी लोगों की देखी, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हीलिंग, रूहानी इलाज में बिलीव करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हकीमी इलाज में, हर्बल क्योर्स में बिलीव करते हैं। कल भी हमने बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ की बात की थी, और होम्योपैथी, उसमें भी बहुत लोग बिलीव करते हैं। लेकिन समझ नहीं आती अक्सर लोगों को कि किस टाइम पे क्या इलाज चूज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी प्रोफेसर, मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर ग़ुलाम अली, प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम अली, कि एलोपैथिक इलाज को आजकल के ज़माने में क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस समझा जा रहा है? वाई? देखिए, आपका सवाल बुनियादी तौर पे बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये डेंजरस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रही हूँ आजकल के दौर में इन आवर कंट्री क्या ऐसी वजूहात उसकी हो रही हैं कि हमें लोग डरते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाने से? अब नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने उल्टा सवाल पूछ लिया कि लोग डरते नहीं हैं, बल्कि लाइनों में लग के और हज़ारों की तादाद में जो है अस्पतालों का रुख करते हैं हर चीज़ के लिए। ओके। चाहे मच्छर से लेके हाथी तक की कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज के लिए हर किस्म की सर्जरी, हर किस्म की इमरजेंसी, हर किस्म की ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए ये टाइम टेस्टेड है। तो उसकी वजह से लोग जिसकी तरफ से ज़्यादा रग़बत होते हैं वो एक ज़माने की आवाज़ होती है और जदीद साइंसी तकाज़ों को पूरा कर रहा है। सब ब्लैक एंड वाइट टेबल के ऊपर रख के आपसे बात करता है कि जनाब हमारी इस दवा के अंदर ये खराबियां हैं, तो ये अच्छाइयाँ हैं। इसे हद तक खराबियाँ भी हैं, बिल्कुल। नहीं, हर दवा के अंदर नहीं, मैं वो उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हूँ जो ये कहे कि जनाब इस दवा के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, तो मैं उसको ये सीधा कहूँगा कि ये झूठ बोल रहा है। या तो उसको ये पता नहीं है या ये झूठ बोल रहा है। अगर आपने उसको सही तरीके से तहकीक नहीं की है तो दुनिया में पानी तक
हर चीज़ के अंदर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पानी तक। और हमारे पानी तक में भी अगर आप किसी को ओवरहाइड्रेट भी कर देंगे, बच्चे को सिर्फ पानी पिला दे, बच्चा मर जाएगा। क्या साइड इफेक्ट्स ओवरहाइड्रेशन के होते हैं? ओवरहाइड्रेशन के तो यही होते हैं कि बॉडी का आपका एक कंपैरेटिव मैकेनिज्म होता है, अगर आप उसके ऊपर बर्डन किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा डालेंगे वो ब्रीड नहीं कर सकेगा। और अगर कोई भी ऐसी बीमारी चल रही है जिसमें बॉडी ऑलरेडी फ्लूइड को जो है अकुमुलेट कर रही है, सही है ना, तो मजीद पानी जो है उसके लिए जहर बन सकता है। तो दुनिया में कोई ऐसी दवा आज तक ईजाद ही नहीं हुई है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, चाहे वो आप कितनी भी मिकदार में दें। वही दवा अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा ओवरडोज करेंगे तो वही पॉइजन बन जाता है। वही पॉइजन अगर आप बहुत एक मामूली मिकदार में देंगे तो उसके सबके इफेक्ट। अब ये लोग अगर कोई भी नहीं देखे, हमारे एलोपैथिक के सिस्टम का, मेडिसिन का या किसी भी उसकी चीज़ का, अगर ये कोई दावा करता है कि जनाब मेरी ये दवा है और इसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो या तो उसने उसके ऊपर पूरी तहकीक नहीं की हुई है या वो झूठ कही है। लेकिन देखा ये गया है कि हमारे मुल्क में क्वैक्स जो हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप तो इस बात से मुत्तफिक होंगे। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये जो क्वैक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो अपने काम में एक्सपीरियंस्ड हैं और उनकी प्रॉपर डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे केसेस ख़राब भी होते हैं। अपने मेरी फैमिली में मेरे जानने वालों के साथ बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि जी गलत दवा, गलत एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब, गलत टाइम पे प्रिस्क्राइब कर दी गई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इन केसेस के ऊपर मबनी था मेरा पहला सवाल कि आजकल इन आवर कंट्री बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि हादसात हुए हैं और लोग एक्चुअली डरते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आप देखें वो तबका जिनको इतनी एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं है वो ज़्यादा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तरफ आते हैं। मसला मैं आपको बता दूं छोटा सा आयशा, ये है कि एलोपैथिक या मेडिसिन के अंदर आप एक्यूटली भी सब चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट भी फ़ौरन आते हैं। बिल्कुल। रिजल्ट की जहाँ तक मालूमात है तो दो किस्म के हमारे पास रिजल्ट बुनियादी तौर पे आते हैं। एक फ़ौरन सामने आ जाता है जिसको हम मैथमेटिकल रिजल्ट कहते हैं। सही, आपने बुखार की दवा दी, उसने फ़ौरन ही बुखार को तोड़ दिया। सही, आपको सामने रिजल्ट नज़र आ गया, आपने कहा कि जनाब। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दवा जो है वो बजाते खुद 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने के बाद अपना असर शुरू करेगी, तो उसके रिजल्ट आपके सामने नहीं आएंगे, वो सरफेस होकर नहीं आएगी आपके पास। आप उसको चीज़ के साथ मुंसलिक कर देते हैं कि जी ये किसी ये हो गया, साए में आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये जहाँ लोग ज़्यादा तादाद में जाएंगे वहाँ पर जो भी चीज़ सामने आएगी वो उसी के कंपैरिजन रिजल्ट में होगी, मगर ज़्यादा मकदार में आपको नज़र आएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 मरीज़ आता है और उसमें से 50 ख़राब हो जाते हैं तो 50 एक क्वांटिटी है, और जबकि मेरा कंपैरेटिव जो है उसके पास 10 मरीज़ आते हैं उसमें से मुश्किल 1 ख़राब होता है, तो वो सरफेस नहीं होगा ना। हालांकि उसका वो 10% हुआ और मेरा जो है ये 1% भी नहीं बन के दे रहा है, इसके बावजूद वो 50 की क्वांटिटी जो है वो लोगों को ज़्यादा लगेगी और यूएन क्राइसिस। अच्छा बागा साहब आपकी तरफ आते हैं, हकीमी इलाज और हर्बल क्योर्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली पूरी दुनिया में जितने भी तरीक़े इलाज हैं ये डिपेंड करते हैं, बेस करते हैं हर्बल ट्रीटमेंट पे। ठीक है, वो जड़ी बूटियों से ही हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो बेस है, माँ है। ठीक है। 1886 में एक नया आइडिया पूरी दुनिया में फ्लोट हुआ। वो ये था कि मसलन हमारे एक जड़ी बूटी है, उस दवा का नाम है अजवाइन खुरासानी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अजवाइन खुरासानी का जो बोटानिकल नेम है, दिस इज हायोसाइमस नाइग्रा। हायोसाइमस नाइग्रा का जो एनालाइज किया जाए तो उसमें जो एक्टिव पार्ट ऑफ द हर्ब है, दिस इज हायोसिन। अच्छा, जो आइडिया आया वो ये था कि जो इफेक्टिव पार्ट ऑफ द हर्ब है उसको हम लेकर के उसको हम पेशेंट पर प्रिस्क्राइब करें ताकि उसकी इफेक्टिविटी एनहांस हो जाए, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फौरन आ जाए। दिस इज कॉल्ड एलोपैथी। ठीक। अच्छा, अब जो बुनियादी फर्क रह गया वो ये रहा, मैं एलोपैथी, तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट्स क्यों ज्यादा हो जाते हैं? मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि मसलन एक मिसाल, तो जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं हायोसाइमस नाइग्रा की। हायोसाइमस नाइग्रा की एक बुट्टी में 49 अल्कलॉइड्स हैं।
जो इफेक्टिव मोस्ट था वो तो जाहिर है कि जो रिसर्च में सामने आया उस पर हमने रिसर्च की, कई लोगों को इस्तेमाल करवाया, उसके जो फिगर एंड फैक्ट्स थे उसको जमा किया, उसको रिसर्च किया और हमने तय कर लिया कि जो हायोसीन जो है वो हमें इसमें पेन में रिलीफ देगी। लेकिन जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे, उन पार्ट्स की मैं अगर बात करूं तो देखिए दुनिया के किसी भी एक पार्ट में तेजाब को और नमक को मिलाकर नहीं रखा जा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन एक बूटी का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, मैं बात करूं गुलाब की पत्ती की। गुलाब की पत्ती के दो हिस्से, एक बहुत सुर्ख हिस्सा है और एक पीला हिस्सा है जो डंठल के साथ लगा हुआ होता है, जॉइंट होता है। जो सुर्ख हिस्सा है ये दुनिया का बेहतरीन लैक्सेटिव है, यानी कब्ज तोड़ने वाली दवा है। लेकिन जो पीला हिस्सा है वो पेचिश की दवा है, यानी कब्ज के एंटी काम करती है। तो अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो गुलाबी हिस्सा है ये अपना इफेक्ट 1.5 घंटे बाद शुरू करता है और 6.5 घंटे बाद ख़त्म कर देता है, जबकि पीला हिस्सा जो है ये 4.5 घंटे बाद इफेक्ट शुरू करता है और 6.5 घंटे बाद ख़त्म कर देता है। लिहाजा गुलाब की पत्ती या गुलकंद या गुलाब की बनी हुई कोई भी दवा जो नेचुरल हालत में हो वो न सिर्फ ये कि एक एक्शन रखती है बल्कि उस एक्शन को रोकने के लिए रिएक्शन भी अपने अंदर रखती है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया की कोई भी बूटी ले लीजिए, उस बूटी के अंदर न सिर्फ तेजाब होगा, न सिर्फ नमक होगा, उसके अंदर ऑयल्स होंगे, उसके अंदर रेजिन्स होंगे, उसके अंदर हर चीज एक ही बूटी में मौजूद है, बैलेंस होगी और ये बैलेंस अल्लाह का बनाया हुआ है। अच्छा जी जी बिल्कुल। आगा साहब की बात को और आगे मैं बढ़ाता हूँ। अजवाइन खुरासानी के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोग्नोसी वालों ने बहुत रिसर्च की है और उनके तकरीबन 300 मकान होते हैं और इस वक्त जो रिसर्च से उसकी सारी चीज़ें जो वाजे हो रही हैं उसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स आए हैं। आगा साहब जिसको तेज़ाब और अल्कली कह रहे हैं, असल में हम उनको अल्कलॉइड्स कहते हैं। ठीक है। ये अल्कलॉइड अब सामने आने शुरू हुए हैं। असल में एलोपैथिक उस वक्त 100-150 साल पहले तो अपने क्रूड फॉर्म में थी, सही ना। उसने एक मुरक्कब या एक उसमें से अल्कोलाइड को लिया और उन्होंने कहा कि जी ये पेट के दर्द के लिए सबसे मुफीद दवा है और 150-200 साल से अभी तक उसकी टक्कर की कोई दवा नहीं आई है। एक चीज़ ये अब उसके बाद जो सारे अल्कोलाइड आने शुरू हुए तो एक एक अल्कोलाइड के ऊपर हमें अलग अलग रिसर्च करनी पड़ती है। आम पब्लिक के लिए मैं ये बताता जाऊँ कि अजवाइन की इतनी ज़्यादा अक़साम हैं जिसकी मुख्तलिफ हैं और सबसे बेहतरीन जो है वो ईरान की खुरासानी कहलाती है। अच्छा। सही। अब उसके अंदर के जो मुख्तलिफ अल्कोलाइड्स हैं उसमें से एक अल्कोलाइड ऐसा भी आया है जो आपके आर्थराइटिस के ऊपर करता है। तो एलोपैथिक तरीका इलाज में हम उस अल्कोलाइड को पहले अलग करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, उसके बाद उसका बुनियादी सारा तहकीक होगी, उसके बाद हम उसको कहेंगे कि ये है। जबकि इसी तरह से चाय के अंदर अगर आप देखें तो 500 अल्कलॉइड्स हैं एक चाय के अंदर और सुबह के वक्त अगर आप तोड़ते हैं, सुबह दोपहर को अगर आप उसके पत्ते तोड़ते हैं, उसके डंठल हैं, उसकी बूटी है, उसके बीज हैं, उन सब में कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है। अच्छा एक कॉल लेंगे डॉक्टर साहब। मिसेस इम्तियाज़ की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मिस इम्तियाज़ आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है। डॉक्टर हकीम आगा साहब से पूछने में बहुत परेशान हूँ, मेरे सीने में जलन होती है। मैंने काफ़ी हकीमों को दिखाया, उन्होंने कहा तुम्हारे जो है ना वो मैदे में जख्म है, कोई कह रहा है नहीं खून की उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। तो मैं इतनी परेशान हूँ आगा साहब, मुझे कोई पानी विजिट करना है कि सीने में जलन क्यों होती है, मुझे बस ये बता। ठीक है ठीक है, थैंक यू मिस इम्तियाज़। अभी इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब जो बात फरमा रहे थे बड़ी अच्छी बात है। दरअसल बात ये है, मसलन अब हम बात करें अदरक की। अदरक हाजिम भी है। हाजिम इस हवाले से कि वो एंजाइम्स जो हमारे मैदे में बनते हैं इसकी स्टिमुलेशन के लिए हमारे लिए काम करती है, उसमें पेपिन भी स्टिमुलेट करती है। लेकिन अदरक में एक खूबी और भी है, वो ये कि वो बलगम को खींचकर निकालने में मदद देती है। अच्छा, मैं जो नुस्खा मुरतब करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक दवा में कई अल्कलॉइड होते हैं। मसलन फर्ज करें कि मैं सौंठ को इस्तेमाल कर रहा हूँ पेट के लिए, तो मैं सौंठ में ऐड करूँगा सफ़ेद ज़ीरा, मैं सौंफ में ऐड करूँगा सौंठ में सौंफ को। लेकिन अगर मैं सौंठ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरक को इस्तेमाल कर रहा हूँ बलगम को निकालने के लिए, तो मैं सौंठ को शहद के साथ इस्तेमाल करूँगा। अच्छा माज़रत के साथ आगा साहब ब्रेक लेनी इस वक्त ज़रूरी है, बड़ी देर से वेट किया जा रहा है, तो जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। हैं एक अनार कितने बीमार, 2, 9 या 100?
अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, और आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के इलाजों की, जिसमें रूहानी, होम्योपैथी, हकीमी इलाज और एलोपैथिक इलाज जो है वो शामिल है। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ईसा ने, जो एक बहुत ही रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं, अक्सर मेरे शो में आते हैं, बड़े मज़े की इनसे कॉन्वर्सेशन होती है, बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं। तो इनसे डिस्कस करेंगे कि जी स्पिरिचुअल हीलिंग, रूहानी इलाज जो है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है और कितने लोग जो हैं वो इसकी तरफ माइल हो रहे हैं आजकल। उससे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि 2009 में हमने आपके साथ एक दिन सेलिब्रेट करना शुरू किया था बड़े पुरजोश अंदाज से, और अप्रैल के इस मंथ में वो दिन हम फिर सेलिब्रेट करने वाले हैं। ज़रा सोचें कि वो दिन कौन सा है और हमें अपनी फीडबैक दें। जी एक दफ़ा फिर आपके सामने ला रहे हैं, ठीक 4 दिन बाद वो दिन, यानी 29 अप्रैल को वो दिन सेलिब्रेट होगा इस साल, एक बहुत ही पुरजोश अंदाज में, और आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे कि वो दिन कौन सा है। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी एलोपैथी की, और हमने शुरू की थी बात हिकमत की भी, हकीमी इलाज की भी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग, जो रूहानी इलाज होता है डॉक्टर ईसा, उसके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दें कि ये कितना इफेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले अगर हम गौर करते हैं, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 है, हदीस नंबर 5678 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज न उतारा हो, यानी कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं। जो जान गया वो जान गया, और जो नहीं जान सका वो ला इल्म रहा। तो जहाँ तक ताल्लुक़ के रूहानी इलाज का, इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में बड़ा ज़ोर और शोर से मिलता है। ये अलग बात है कि इसको कुछ लोग उस अंदाज से समझ नहीं पाएँ, या फिर वो तरीका इलाज जो हमें इस्लाम में मिलता है रूहानी, अब जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो बेसिकली वो होता नहीं। ठीक है, यानी रूहानी इलाज में किसी किस्म की कोई दवाई लेना शामिल नहीं है? नहीं, देखें, बिल्कुल दवाइयाँ, क्योंकि लोग समझते हैं ना, जब तक कि हम कुछ खा नहीं रहे या कोई एक प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहे, हमें दवाइयाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को दी। बिल्कुल, तिब्बे नबवी अगर आप उठा के पढ़ें तो हर चीज़ का इलाज तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है दुआ का, तो वो तो अपनी जगह असर रखती है। अगर डॉक्टर कोई कहे कि मेरे हाथ से या मेरी मेडिसिन से शफा होती है, नामुमकिन है। और ये अगर हम थोड़ा सा वाक़या एक बताऊँ आपको, मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी जब तकलीफ़ हुई पेट में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है पेट में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक रेहान का दरख्त है, उसके पत्ते थे, बोला यहाँ से ये पत्ते लो और उनको पीस के आप खा लो। उनकी तबीयत सही हो गई, जो दर्द था उनको। कुछ अरसे के बाद फिर सेम चीज़ रिपीट हुई, तो उन्होंने रिकॉल किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बताया था, वही पत्ते में उठाकर उसी अंदाज से उन्होंने खाए, लेकिन तकलीफ़ कम नहीं हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा, या अल्लाह, पहले तो तकलीफ़ मेरी ख़त्म हो गई थी, सही हो गई थी, तो अब तो नहीं हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस पत्ते में शिफा नहीं है, शिफा मैंने डाली है। तो मेडिसन हो या कोई भी हो, शिफा अल्लाह ही देता है, लेकिन लोगों को जाना चाहिए डॉक्टर के पास भी, अगर हकीम, लेकिन प्रोफेशनल लोग हों। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ आप देखें ना कि अब वो डिफरेंशिएट करना, और जी उसके बाद कॉल लेंगे। जी, आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास जब बीमार हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने यह फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा तो ऐसा लगा कि आपके हाथों की ठंडक मेरे दिल तक उतर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको दिल का दौरा पड़ा है, तुम हारिस बिन कल्दा से इलाज करवाओ और मदीने की 7 खजूरें लेकर गुठलियों समेत इस्तेमाल करो और ये दुआ पढ़ो।
मैं दरअसल इस बात को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। नबी के ने फरमाया कि हारिस बिन कल्दा से इलाज कराओ कि वो माहिर तबीब है। तो पहला जो मुसलमान का हक है इलाज के लिए वो है माहिर तबीब को तलाश करना, क्वैक को नहीं। दूसरी बात है कि इलाज के साथ तमाम और चीजें हो सकती हैं, इलाज को इग्नोर करने का नबी के ने हुक्म ही नहीं दिया। तो बुनियादी बात है कि इससे 3 उसूल निकलते हैं। एक तो माहिर तबीब की तलाश, दूसरे उस इलाज के साथ दूसरी, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हारिस बिन कल्दा मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे। इसका मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआलिज के लिए कहीं पर भी मजहब की कैद नहीं लगाई। एक कॉल लेते हैं। कॉल कौन है जी लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहा है? मैं रजिया बात कर रही हूँ कराची से। रजिया, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ हूँ और माशाल्लाह आपके मेहमान गेस्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत इससे दुआएं निकलती हैं कि हम घर बैठे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। बस लेट इतनी हो गई हमारे कि मैं बहुत देर से होल्ड पे हूँ और मेरी लाइट चली गई। अब मुझे जो जवाब चाहिए होगा मुझे फ़ोन पर ही चाहिए होगा। जी ठीक है, आप होल्ड रखिए। क्या अपना सवाल पूछें? हाँ, मेरा आगा साहब से सवाल ये है कि मेरी बेटी है 20 साल की, लेकिन उसको आए दिन इतना नज़ला होता है कि कभी किसी को हो तो उसको फ़ौरन हो जाता है। रात से भी उसको बहुत फ्लू हुआ नज़ला हुआ पानी की तरह नाक बहती है। अब उसको ये हो गया कि उसको उल्टियाँ भी हो जाती हैं। रात भी उसने 3 उल्टी की, 102 बुखार है। तो उसको घर में या कहीं बाहर स्कूल में किसी बच्चे को भी होता है तो उसको सबसे पहले हो जाता है। इम्यून सिस्टम बिल्कुल हो गई कि काफ़ी अर्सा हो गया उसके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। मैं डॉक्टर से दवा लेती हूँ, कभी एंटीबायोटिक दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होती है। लेकिन जैसे ही उसको साथ कभी किसी को होता है तो उसको फ़ौरन हो जाता है। ये जैसे वगैरह देती है, दर्द होता है तो उससे छींके वगैरह। जी रजिया, आप होल्ड रखें, इनकी कॉल ना काटिएगा क्योंकि इनकी लाइट नहीं है तो वो सुन नहीं सकेंगी जवाब, तो होल्ड पे रहिए। रजिया जी। आगा साहब, मेरी दरख्वास्त है कि ये बात तो तय होगी कि उनका रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम है और वो किसी का भी इन्फेक्शन फौरन ले लेती हैं और वायरल उनको डेफिनेटली तमाम चीज़ें होती हैं। मैं 3 दरख्वास्तें करूँगा। सबसे पहली बात तो है कि गर्म पानी की भाप लें। भाप लेने का तरीका यह है कि छोटा सा तौलिया लें, उसके बीच में सुराख कर लें, वो तौलिया चेहरे पर लगा लें और उसके साथ भाप लेना शुरू करें। ये जो हमारे यहाँ तौलिया डाल करके। आगा साहब, मैं तो मतलब जब भी कोई कहता है स्टीम लो, कहती हूँ मेरा मुंह जलता है, मैं नहीं ले सकती स्टीम में कैसे। बात ये है कि वो स्टीम लेने का जो तरीका है वो उसमें लोगों के पास आमतौर पर गलत है कि वो आमतौर पर लोग तौलिया डाला और स्किन जल रही होती है और आंखें जल रही होती हैं। स्टीम लेने का तरीका या तो आपके पास मशीन हो स्टीमर जो आप नाक से ले रहे हो, अदरवाइज उसका बेहतरीन तरीका ये कि तौलिया लीजिए, बीच में सुराख कीजिए, पहन लीजिए और उसके बाद फिर लीजिए। इसलिए स्टीम लेने का ताल्लुक आपकी नाक से। उसमें अगर आप नमक ऐड करते हैं ओके, अगर उसमें लौंग ऐड करते हैं बहुत खुशी की बात है, अगर आप उसमें यूकलिप्टस के पत्ते ऐड करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें लोबान बेंजोइन अगर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आप भाप लें। और दूसरी बात ये कि रात में सोते वक्त सौंठ, नंबर 1 मतलब अदरक, नंबर 2 मुलेठी, अच्छा, नंबर 3 लौंग, नंबर 4 काला नमक। ये 4 चीजें अपने घर में रखें। शहद में जरा सी 1 चुटकी ये दवा मिलाकर रोजाना रात को कोई एक दवा दे दीजिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अच्छा। इस तरह उसकी रेजिस्टेंस लेवल बेहतर हो जाएगा। और ये तय कर लीजिए कि रेजिस्टेंस लेवल हमेशा विटामिन सी बेहतर करता है। विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। आप बताइए डॉक्टर गुलाम अली कि इनको क्या करना चाहिए? एलर्जिक राइनाइटिस का हम इसको केस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए, इनहेलेशन से होती है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के डस्ट हैं, डैंड्रफ्स हैं, फ्यूम्स हैं, इत्र हैं, पाउडर हैं। तो नहीं दूर रहा जा सकता, नहीं रहा जा, और ख़ास तौर पे लड़कियों को, औरतों को तो ये रह ही नहीं सकते कि आप कहेंगे जी परफ्यूम इस्तेमाल ना करें, इत्र इस्तेमाल ना करें। और फिर बाहर पोल्यूशन, ये नाक से सारी जो भी चीज़ें जाएंगी आपकी, ये नाक के थ्रू जाएंगी। नाक के अंदर हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो उनको सेंसिटाइज करते हैं और फ़ौरन जो है उससे रतूबत छोड़ते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। ये अमल जो है ये घड़ी घड़ी होता रहता है। नतीजतन क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉकेट्स बन जाते हैं आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। इन पॉकेट्स के अंदर फ़ौरन ही जरासीम जाके अपना जगह बनाते हैं, क्योंकि कुदरत ने उन्हें भी इतना ही हक दिया है जितना आपको जिंदा रहने का हक दिया है। कुदरत तो सबके साथ इंसाफ बराबर करेगी। तो वो जाके जब वहाँ पर करते हैं तो ये हो जाता है इन्फेक्शन में कन्वर्टेड। जब ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगा तो बुखार होगा और बलगम आना शुरू होगा, और उस बलगम की करैक्टरिस्टिक फीचर्स ये होगी कि वो मुख्तलिफ किस्म के रंग का होगा। यानी एलर्जिक का जो बलगम होगा वो हमेशा पतला और पानी के जैसा होगा, उसमें कोई बदबू नहीं होगी, बहुत आसानी से निकलेगा, पानी की जैसा होगा। लेकिन जो इन्फेक्टेड होगा उसके अंदर हमेशा पीप होगी
और ये पीप या पस जो है ये डिपेंड करेगी कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। मसलन या ज़्यादातर जो है वो 2 किस्म के बैक्टीरिया इसके अंदर अमल करते हैं और वो या तो येलो कलर का बलगम देंगे या ग्रीन कलर का बलगम देंगे। इसी से अगर कोई माहिर डॉक्टर होता है तो वो फ़ौरन इसको जांच लेता है कि इसका ये इलाज मौजूद है। अब किसी भी चीज़ ब्रेक का पे जाना इलाज, पड़ रहा है, फिर से 2 मिनट में हम ये ख़त्म करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। हाँ जी। किसी भी चीज़ का इलाज जो है ना वह हम टेलीफोन के ऊपर नहीं बता सकते। सिंपल बिल्कुल यही होता है। आप इनके पूरे टेस्ट करवाइए एलर्जिक के, कोई ना कोई एलर्जेंट आ जाएगा सामने कि जनाब ये वाला एलर्जेंट है, आप उसका तोड़ कीजिए। हाँ, बड़ा कम ये जो हम देखते हैं ना लोगों में एलर्जी टेस्ट कराने का रिवाज बहुत कम है, पूरी दुनिया में होते हैं। पता चलना चाहिए किससे आप एलर्जिक हैं। और अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं पे आपसे मिलेंगे। ये वक्त है मेरा। क्या आप इस कहावत को मुकम्मल कर सकते हैं? एक अनार कितने बीमार, 2, 9 या 100? अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वापस आ गए हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और ब्रेक में भी हमारी जो गुफ्तगू चल रही होती है उसको भी आई विश आप लोग शेयर कर सकते होते हैं हम आपके साथ, लेकिन वो तो खैर चलती रहती है। बात हो रही है अभी मेरे पास जो 3 एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड्स के मौजूद हैं, उसमें एक है जी एलोपैथी, एक है रूहानी इलाज और तीसरा है जी हकीमी इलाज, यानी हिकमत कहा जाता है उसको। जी आगा साहब, हर्बल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट, अच्छा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हकीम के पास अगर जाया जाए तो वो जड़ी बूटियों से ज़्यादा अपनी कोई जो है वो आपको देते हैं कॉम्बिनेशंस, तो वो लेकिन जड़ी मतलब कि नेचुरल उनसे ही निकल रही होती हैं, फूड से, हर्ब से। मैं दरख्वास्त करूँ इस मामले में, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर अदरक को मुझे इस्तेमाल करना है मैदे के लिए तो मैं कैसे करूँगा, और सांस के लिए करनी है तो कैसे करूँगा, तो इसमें एडिशनल मेडिसिन जो मैं करता हूँ ये एक दूसरे का कलेक्टिव एक्शन बनता है। और ये कलेक्टिव एक्शन डॉक्टर साहब भी शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा दे रहा हूँ तो मुझे खून पतला करने की दवा भी देनी चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशंस क्रिएट होती हैं जो वो देते हैं। और मैं 2 चीज़ों की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, हम बिल्कुल कहीं पर कवर करने की कोशिश नहीं करें क्वैक्स की, चाहे वो फुटपाथ पे बेचने, जड़ी बूटियां बेचने वाला हो या वो किसी देहात में बैठा हुआ क्वैक हो। ना मैं ना डॉक्टर साहब, हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात करें और प्रोफेशन की बात करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो लोग लग के अपने वो इलाज की जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है वो नहीं पूरा करते, उसमें कितना नुकसान है? एक तो आप पूरा नहीं कर रहे, ठीक भी नहीं होंगे, रिकर भी होगा, लेकिन नुकसान कितना हो रहा होता है बॉडी को? देखें, हमारे लिहाज से जो मेडिसिन के अंदर है टाइम की इंतहा से ज़्यादा अहमियत है। हाँ। अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने बीमारी को पकड़ लिया है और उसका इलाज शुरू किया है, उसके रिज़ल्ट दूसरे आएंगे। मिडल ऑफ द बीमारी के अंदर आप पहुंच के और उसके बाद आप इलाज शुरू कर रहे हैं, उसके नताइज मुख्तलिफ आएंगे। बीमारी के एक आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद जब आप उसका इलाज शुरू करते हैं तो वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। इस लिहाज से यही हो जाता है कि बीमारी के इनिशियल दौरानिए के अंदर मरीज़ जो होता है वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है और जो भी चीज़ होती है उसकी वो अपनी अलामात पेश करता है, और अगर डॉक्टर वो समझता है कि जी इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसके बाद जूं वक्त गुजरता जाता है बीमारी अपनी जड़ पकड़ती जा रही होती है और डॉक्टर चूंकि नहीं पहुंच रहा होता है तो वो उस हिस्से में उस मरीज़ को वापस करता है जिस हिस्से में उससे वो समझ से बालातर हो जाता है। उस हिस्से में जाके ये कंसल्टेंट के पास आता है। फॉर एग्जांपल मेरी ख़ास प्रैक्टिस जो है वो लीवर डिजीज़ के ऊपर ही है और मेरी 4 बुक्स भी इसी के ऊपर पब्लिश्ड हैं
और तकरीबन 300 के करीब पेपर भी मैंने इसी के ऊपर लिखे हैं, सारे के सारे हेपेटाइटिस, जीआई डिजीजेस और लिवर पे सारे लिवर के ऊपर। ठीक है। मेरे पास अमूमन मरीज जो है वो अपने आखिरी दर्जे के अंदर पहुंचता है, जब पेट के अंदर पानी आ जाता है, लीवर सुकर जाता है। इसके बाद आप ये नतीजा अखज़ कर रहे होते हैं कि चूंकि मैं एलोपैथिक का इलाज कर रहा हूँ या मेडिसिन का इलाज कर रहा हूँ, लिहाजा मैं सही हो जाऊँगा, नतीजे मुख्तलिफ होंगे। और यही सब चीज़ें हर बीमारी के साथ हैं। आपके कैंसर ले लीजिए, आपकी डायबिटीज़ ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ले लीजिए, आपकी लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं, अव्वल तो वो सिवाय इक्का दुक्का के वो सबकी सब पुरानी चलती हैं और वो अपनी आसार नहीं देती, वो सरफेस्ड ही नहीं होती हैं जल्दी से। और उस दौरान में अगर कोई आ जाता है क्लिक करके कि कोई टेस्ट आ गया ख़राब और उसको आपने पकड़ लिया तो अलग बात है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो अमूमन अब हमारे पास वहाँ से आता है कि जब लेबोरेटरी में वो कहीं खून देने जाते हैं तो लेबोरेटरी वाले कहते हैं कि भाई हम आपका खून नहीं ले सकते इसलिए कि आपको बी या सी है। Oh my God. तो वो जवान आदमी जो अपने आप को अट्टा खट्टा महसूस करता है और अपना खून देने जा रहा होता है कि भाई मैं एक तवाना आदमी हूँ, वो वहीं पे झगड़ा करके खड़ा हो जाता है कि जनाब मुझे कैसे हो सकता है ये, मुझे तो कोई भी अलामत नहीं है। वही अलामतें अभी जाहिर नहीं हुई हैं, उससे पहले वो वायरस आपके अंदर आ चुका है और ये एक लंबे दौरानिए का है। तो इस लिहाज से मेडिसिन की जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो वक्त के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर रही हैं। और इसमें से सबसे बड़ी इस वक्त जो 2 बीमारियां आ रही हैं हमारे सामने, जिसके ऊपर मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो एक डायबिटीज़ है और एक ब्लड प्रेशर है। अच्छा, इस पर बात अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं। फारिया जो मेरी कराची की एंकर हैं वो मौजूद हैं शालम अजीमी के पास, जो एक रूहानी स्कॉलर के बेटे हैं, और वो बताते हैं एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मेथड ऑफ हीलिंग, इलाज का। तो चल के देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। मैं मौजूद हूँ शमसुद्दीन अजीमी के साहबजादे शालम अजीमी के पास, जो कि नाज़रीन हमें दिखाएंगे किस तरीके से रंगों और रोशनियों के ज़रिए मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये नीली शौक की बॉटल है। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि पानी उबाल के पहले ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा हो जाता है तो उसको बॉटल में यहाँ तक 3/4 भर के धूप में रख देते हैं और 1/4 हिस्सा खाली रखा जाता है। जो हिस्सा खाली रखा जाता है उसमें ये होता है कि जब आप 6 घंटे के लिए इसे धूप में रखते हैं तो 6 घंटे में सूरज की छाँव से उसमें ऐसी तासीर आ जाती है जो कि मुख्तलिफ़ अमराज में मुफीद है। मिसाल के तौर पे ये पानी कमर दर्द में फ़ायदा करता है। मिसाल के तौर पे ये पानी मिर्गी के अमराज में फ़ायदा करता है। मिसाल के तौर पे ये पानी तमाम दिमागी अमराज में फ़ायदा करता है। और मिसाल के तौर पे ये पानी जो पट्ठों की कमज़ोरी है उसमें भी मुफीद है। इसके अलावा और भी कलर्स हैं, जिससे जर्द शौं का पानी है। अब ये जर्द शौं का पानी है, इसको तैयार करने का तरीका भी वही है जो नीली शौं का मैंने बताया है। और इसी तरह इसमें पानी भर के रखा जाएगा। एक बॉटल का पानी, जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये कि एक बॉटल का पानी दिन में एक बॉटल का पानी 2 दिन तक चलेगा, यानी 2 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है। फिर 2 दिन बाद आपको नया पानी तैयार करना होगा। और जर्शों की खुसूसियात ये है कि मैदे के जितने अमराज हैं उसमें जिगर, गुर्दा, मसाना, लबलबा, हर ऑर्गन जो कि जिसमें मौजूद है ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इससे जो अमराज शिफायाब होते हैं उसमें कब्ज़, उल्टी, उबकाई, मड़ोड़ और इसके अलावा भूख की कमी और इस तरह के बेशुमार अमराज जो कि मैदे जिगर से मुताल्लिक़ हैं, खून की कमी, इन तमाम अमराज में ये पानी बहुत मुफीद है। सबशाओं का तेल गुर्दे के अमराज में बहुत मुफीद है। सबशाओं का तेल का मसाज करने से गुर्दे के अंदर और मसाने के अंदर होने वाली पथरी रेज़ा होकर ख़ारिज हो जाती है। नीली शौं का तेल की खुसूसियत है कि ये कमर गर्दन के पट्ठों के अंदर जो कमज़ोरी होती है ये उस कमज़ोरी को दूर कर देता है। सुर्ख शौं के तेल की भी वही खुसूसियात हैं जो सुर्ख शौं के पानी की हैं। जो यानी जिस्म में जो कमज़ोरी होती है ये उस कमज़ोरी को दूर कर देता है। इस तेल की खुसूसियत है कि फालिज, लखवा, सर्दी लगना और मर्दाना कमज़ोरी और इस तरह के बेशुमार अमराज जो कि कमज़ोरी के बाइस पैदा होते हैं, ये उनमें बेहद मुफीद है।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ रोशनियों और रंगों के ज़रिए बहुत सारे अमराज का इलाज किया जाता है। नाउ बैक टू द स्टूडियो। जी क्यों फारिया, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले कौन इस पे कमेंट करना चाहेगा? डॉक्टर ईसा जी। जी, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक पानी दरियाफ्त किया है, डाउ यूनिवर्सिटी ने। वो ये है कि आप 1.5 लीटर की पानी की बोतल लें जो आपको मिनरल वाटर्स की मिलती हैं, आप उसका लेबल उतार दीजिए साफ़ करके, उसमें पानी 1.5 लीटर भर के और छत पे रख दीजिए कॉक लगा के बाद उसको 3 घंटे तक धूप लगने दीजिए। धूप लगने के बाद 3 घंटे के बाद वो पानी जो है वो स्टेराइल हो जाता है और पीने के लायक हो जाता है, और गरीबों के लिए ये सबसे अच्छा मिनरल वाटर है। रियली अच्छा, लेकिन प्लास्टिक, और इसको WHO ने भी रिकमेंड कर दिया है। ओके डॉक्टर ईसा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक्चुअली इफेक्टिव है इस तरह का इलाज? बेसिकली देखें, मैं तो वो बात करता हूँ जिसका ताल्लुक हो कुरान और हदीस से। मैंने इस ट्रीटमेंट को कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। और डिफरेंट जो पानी के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें जो एक ऑयल का है, अगर ऑयल में जैसे आगा साहब बनाते हैं, अभी आगा साहब से पूछेंगे, तो अब वो अगर वो चीज़ें प्रॉपर डाली गई हैं और अगर आपके पट्टों को फ़ायदा दे रहा है तो उस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डिफरेंट बोटल्स और डिफरेंट पानी को इस्तेमाल करके डिफरेंट बीमारियों को ख़त्म करना, बिल्कुल ये मुझे नहीं समझ में आएगा। जी आगा साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, रंग और रोशनी से इलाज, इसका तो हमने सुना है पूरी दुनिया में। हमने बहुत ज़्यादा इसके हवाले से रिसर्च नहीं सुनी। नहीं, दुनिया में लेकिन बहुत है। हमारे मुल्क में हाँ हमारे मुल्क में इतनी रिसर्च और अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो फाउंडर हैं पाकिस्तान में, वो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं, ये जो साहब अभी जो इंटरव्यू दे रहे थे, इनके वाले साहब, नजरिया रंगो नूर। आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी बराह रास्त उनसे मुलाकात नहीं, इनके बड़े भाई से हमने एक प्रोग्राम किया था, क्लिनिक ऑनलाइन, तो उस पर हम लोग 7 प्रोग्राम करते रहे। ये हकीकत है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अरसे से ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसकी इफेक्टिविटी कितनी है, आई एम सॉरी, कोई मैं तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन वो अगर मेरा मशवरा उनको ये है कि अगर वो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं तो वो इन तमाम चीज़ों का डाटा जमा करें। डाटा के बगैर इस तरह बात करने से आम तौर पर बात में असर नहीं होता। अगर आप उन तमाम लोगों का डाटा जमा करेंगे, उनके नहीं, ये तो हमारे ऊपर है, हम इस पे करेंगे इंशाल्लाह शो। कुछ इनके पेशेंट से भी बात करना चाहेंगे कि कितना इफेक्टिव रहा, किस पे क्या असर हुआ, हम डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन एलोपैथी में कोई ऐसा कलर्स या कोई जिस तरह इन्होंने कहा कि कलर्स और सूरज की रोशनी के थ्रू कोई चीज़ अफेक्ट हो पानी पे, ऐसी अब तक कोई रिसर्च नहीं है? बेतहाशा रिसर्च मौजूद है आयशा, इतनी ज़्यादा रिसर्च मौजूद है कि हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग हो गई है ये। लेकिन जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है और उसमें ये एब्जॉर्प्शन का जो बता रहे हैं, तो कम से कम मैंने अपनी उम्र में कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, अलबत्ता हज़ारों किस्म की मुख्तलिफ लहरें आती हैं आपके सूरज से, मुख्तलिफ उसकी कंसंट्रेशंस होती हैं, फ्लैश होते हैं, वेव्स होती हैं, वो अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग असर करती हैं। और इनके असरात न सिर्फ इसके ऊपर होते हैं बल्कि हमारे जिस्मानी के ऊपर भी होते हैं। हमारी स्किन पे असर हो रहा होता है। सब चीज़ों का, इस चीज़ों का आपको अगर इंसान के ऊपर कोई अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से गुजरना होता है। तो भाई इसमें क्या चीज़ है वो तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम हर में से पहले उसका अल्कलॉइड मालूम करते हैं कि इसके अंदर अल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं, 200 हैं, 300 हैं, उनकी फिर कंसंट्रेशन। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एनिमल स्टडीज़ करते हैं, उस एनिमल्स को हम देखते हैं कि इनमें क्या खराबियाँ आई। इसके बाद हम उसकी पूरी बायोसिंथेसिस, उसकी फार्माकोडायनामिक, उस सब चीज़ों से गुजरने के बाद वो तक मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको, अगर लैब में इस पानी को लेके जाया जाए और इस पे कोई टेस्ट आप करें तो क्या पता चलेगा कि इसकी इफेक्टिविटी है या नहीं? पाकिस्तानी लैब में पाकिस्तानी लैब में तो मैंने अभी 15 रुकनी कमेटी के अंदर था जिसमें बशीर खान कुरैशी मरहूम का केस हमारे सामने आया था, तो हम एक हद तक अपना तज्जिया कर सके थे और उनसे हमने यही बताया था कि भाई इसके अंदर एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन है सिर्फ मौजूद, बाकी अब हमें बाहर भेज नहीं पड़ रही। हमारी इस्तेदाद इतनी हद तक है। बाकी दुनिया की मुख्तलिफ लेबोरेटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में काम करती हैं और दुनिया बहुत आगे तक निकल चुकी है, वो सब इन चीज़ों का
जब तक ये कसौटी के ऊपर नहीं अपना वो करेंगे, उस वक्त तक कोई भी आदमी तस्लीम करने को नहीं तैयार होगा कि ये पीली चीज जो है ये सोना है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेनी जरूरी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वक्त है मेरा। क्या आप इस कहावत को मुकम्मल कर सकते हैं? एक अनार कितने बीमार, 2, 9 या 100? अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।